भारत की पहली मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली भारत की प्रथम महिला शासक थी। मध्यकालीन दौर में जब दिल्ली सल्तनत का बोलबाला था, औरतों का घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी। बेगमों को महल के अंदर ही सीमित रखा जाता था। उस दौर में रज़िया सुल्तान ने महल से बाहर निकलते हुए अपने देश की गद्दी पर विराजमान हुई थी। उसने अपने देश की बागडोर को भली भांति संभाला। भारत के इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम एक कुशल प्रशासक के रूप में होती है। तेज और बुद्धिमान रज़िया बेगम अपने आप को पुरुष से कम नहीं समझती थी। वह एक वीर योद्धा थी तथा उन्हें शस्त्र विद्या में महारत हासिल थी। वह पुरुष शासक की तरह राज दरबार जाती थी और शासन का नेतृत्व करती। दिल्ली की पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि 1336 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। उसने दूसरे सुल्तान के बेगम की तरह अपने नाम के साथ सुल्ताना टाइटल नहीं रखा, बल्कि पुरुष वाला उपनाम सुल्तान रखा और वे रज़िया सुल्तान कहलाई। उन्होंने अन्य बेगम की तरह पर्दा प्रथा को भी नहीं अपनाया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान गुलाम वंश की थी। रज़िया सुल्तान के पिता का नाम शम्स उद्दीन इल्तुतमिश था। रज़िया ने दिल्ली पर 3 साल से ज़्यादा समय तक राज किया। रज़िया के अंदर एक कुशल प्रशासक का गुण और राजकाज में पहले से रुचि थी। इसी कारण से इल्तुतमिश ने अपने मरने के पहले अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश को अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बेटी रज़िया सुल्तान पर भरोसा था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के मंत्रियों ने एक महिला को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना अपने शान के खिलाफ समझा। इस कारण रज़िया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज हमेशा शराब के नशे में धुत रहने वाला विलासपूर्ण जीवन जीने का आदी था। उन्हें राज्य काज में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस कारण प्रतिदिन जनता में नाराजगी बढ़ने लगी। रुकनुद्दीन फिरोज के शासन के मात्र 6 माह अंदर ही जनता उनसे नाखुश हो गई। उनके लचर शासन व्यवस्था को लेकर जनता में विद्रोह का माहौल खड़ा हो गया। अंततः सन 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी गई। इधर रज़िया को जब गद्दी नहीं मिली, तब वह जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने लगी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले रज़िया ने बहुत ही कुशलता से दिल्ली की जनता को अपने पक्ष में कर लिया था। फलतः रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर रज़िया सुल्तान आसीन होकर राजकाज संभालने लगी। अपने कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण माना जा रहा था कि वो दिल्ली सल्तनत की सबसे सफल शासक साबित होंगी। रज़िया सुल्तान पुरुषों की तरह वेश धारण करती और खुले दरबार में राजकाज का नेतृत्व करती थी, लेकिन कुछ कारणों से वे षड्यंत्र का शिकार हो गई, जिस कारण वे अपने सफल मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। रज़िया सुल्तान सन 1236 ईस्वी से लेकर सन 1240 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर
विराजमान रही। इस दौरान उन्होंने विकास के कई काम किए। रज़िया सुल्तान ने करीब 3.5 वर्ष शासन किया, लेकिन इतनी कम समय वर्ष तक सत्ता संभालने के बावजूद भी उन्होंने अपने राज्य में कई उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक अपने राज्य का नेतृत्व करते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कें बनवाई, पेयजल के लिए जगह जगह कुएं खुदवाए। उसने अपने राज्य में स्कूलों, पुस्तकालयों का निर्माण कराया। इसके साथ उन्होंने अपने राज्य में कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। तभी तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर तुर्क उनका साथ दिए होते और उनसे विद्रोह नहीं करता, तब रज़िया सुल्तान का नाम दिल्ली सल्तनत के सबसे कुशल और ताकतवर शासक में शुमार होती। इधर रज़िया सुल्तान की प्रेम कहानी भी काफ़ी चर्चा में रही। याकूत रज़िया सुल्तान को घुड़सवारी सिखाता था। इस दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई। धीरे धीरे रज़िया सुल्तान की प्रेम कहानी की बात फैल गई। कहते हैं कि बाद में रज़िया सुल्तान की शादी याकूत से हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार याकूत को रज़िया सुल्तान का प्रेमी नहीं बल्कि विश्वास पात्र मानते हैं, जो हमेशा साय की तरह रज़िया के साथ रहता था। शक्तिशाली तुर्क लड़ाकों का गुट जो चहालगनी के नाम से जाना जाता था, रज़िया से नाराज हो गया क्योंकि रज़िया याकूत से प्रेम करती थी। रज़िया के अंदर वे सारे गुण मौजूद थे जो एक राजा में होना चाहिए, लेकिन तुर्की सरदारों ने रज़िया सुल्तान का विरोध किया क्योंकि कुछ तुर्क लड़ाके को रज़िया का एक महिला होकर राजगद्दी पर आसीन होना पसंद नहीं था। कहते हैं कि एक महिला के आगे नतमस्तक होना वे अपने शान के खिलाफ समझते थे। वहीं दूसरी तरफ गुलाम याकूत के साथ उसकी प्रेम प्रसंग को लेकर भी तुर्क उनके शत्रु बन गए, क्योंकि रज़िया बेगम का प्रेमी याकूत तुर्क नहीं था। रज़िया सुल्तान के पास उसकी नज़दीकियों को देखकर तुर्क जलने लगे और विद्रोह कर बैठे। इस प्रकार तुर्क विद्रोही रज़िया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से बेदखल करने की योजना बनाने लगे। तुर्क विद्रोही में अल्तुनिया का नाम प्रमुख था। सर्वप्रथम अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच जंग हुआ। इस जंग में रज़िया का प्रेमी याकूत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। एक शर्त के तहत अल्तुनिया और रज़िया के बीच समझौता हुआ। अगर दिल्ली के राजगद्दी को रज़िया के भाई बहराम ने जबरन अधिकार कर लिया, रज़िया ने अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने राज्य को वापस पाने के लिए जंग किया। इस जंग में रज़िया की हार हुई। कुछ इतिहासकार का कहना है कि अल्तुनिया के साथ लड़ाई में हारने के बाद याकूत और रज़िया सुल्तान राजपूताना की तरफ भाग गए, लेकिन रज़िया और उनके साथी याकूत को राजस्थान के टोंक में घेर लिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, भले ही रज़िया सुल्तान का शासन 3.5 साल रहा, लेकिन लाजवाब रहा। इतिहास उनको कभी नहीं भुला सकता।